कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग टॉप पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में अभी तक हम लोगों के 3 टॉपिक्स हो चुके हैं। पहला हम लोगों का था प्रियम्बल, उद्देशिका या प्रस्तावना। दूसरा हम लोगों का था संघ एवं राज्य क्षेत्र, और उसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक था वो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के संदर्भ में था। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक्स आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आप लोग इस पर एक अच्छी पकड़ आपकी बनी होगी। इसी क्रम में आज हम लोग नए टॉपिक स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक तरह से कहिए कि संविधान का मूल तत्व है यह, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जिसको लेकर बहुत सारे विवाद, बहुत सारे तकरार होती रहती है। बहुत सारे वाद आपको मिलेंगे न्यायपालिका में जो फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड हैं आपके। हम लोग अच्छी तरीके से फंडामेंटल राइट को समझने का प्रयास करेंगे। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण ये है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है, ये सब भी जानेंगे। आज के वीडियोस में जो इसके क्रम में जो वीडियो आएगा, उम्मीद करता हूँ 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट होगा। आज जो हमारा पहला वीडियो है ये फंडामेंटल राइट का जो बेस है उसको समझने का आपको अवसर मिलेगा। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं वो जानने का प्रयास आपको किया जाएगा कि आप उसको जानें और उसके अंदर की गूढ़ता को आप समझें। अगर किसी व्यक्ति को भारतीय संविधान पढ़ना है तो भारतीय संविधान की कुछ मूलभूत चीजें उसे जाननी बहुत ही आवश्यक है। उन मूलभूत चीजों में संघ और राज्य क्षेत्र जो था, उद्देशिका आपकी थी, सिटीजनशिप था आपका, और फंडामेंटल राइट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कारण क्या है, ये फंडामेंटल राइट जो है वो व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, यानी कि भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है। और भारत के नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट प्रदान किया गया है ये उनके जीवन स्तर को, उनकी संप्रभुता को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं एक्चुअल में फंडामेंटल राइट होता क्या है, मौलिक अधिकार है क्या, इसकी अवधारणा कहाँ से आई और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार वह होता है कि किसी भी कंट्री में अगर आप देखेंगे तो 2 चीज़ें ही होती हैं। एक तो उस कंट्री की कोई गवर्नमेंट होती है और दूसरे वहाँ के पॉपुलेशन यानी नागरिक होते हैं। तो 2 ही इकाई से किसी भी राष्ट्र का अगर देखा जाए, हम फंडामेंटल राइट को समझने के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो 2 ही आधार बनते हैं, तीसरा कोई आधार नहीं बनता है। एक तो सरकार आपकी होती है जो कि आपके अधिकारों को सीमित करती है, दूसरा पब्लिक होता है, जनता होती है जो अधिकारों की मांग करती है। ये हर प्रत्येक कंट्री में ऐसे व्यवस्थाएं हैं। तो ये क्या, जब से ये सोसाइटी समाज बना, सबसे पहले ये अवधारणा कहाँ आई? जैसे पहले राजतंत्र हुआ करता था, तो प्रत्येक कंट्री में आप देखेंगे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो और कोई कंट्री हो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले राजशाही था। तो राजशाही यानी कि राजा हुआ करता था, यानी कि उसको सरकार आप माने, सरकार और पब्लिक हुआ करती थी। तो सरकार और पब्लिक के मध्य में अधिकारों को लेकर के हमेशा संघर्ष चलते आए हैं। आदिकाल से लेकर के वर्तमान समय तक में भी सरकारों से टकरारें होती रहती हैं, फंडामेंटल राइट को लेकर के, मौलिक अधिकारों को लेकर के लड़ते रहते हैं लोग, संघर्ष होता रहता है। तो एक सभ्य सोसाइटी की स्थापना किसी भी कंट्री में तभी संभव है जब वहां के नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए। जिस कंट्री में फंडामेंटल राइट बेहतर होता है वहां के लोग अपने आप को मैक्सिमम फ्रीडम महसूस करते हैं, वहां पर उनको मैक्सिमम आज़ादी मिली रहती है किसी भी चीज़ की को लेकर के। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज आपको मिलेंगे जहां पर व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स बहुत कम, बहुत सीमित हैं,
जहां पर सरकारें लोगों के मौलिक अधिकारों को एक तरह से सीमित करके उनको उनके एक तरह से उनकी जो मानसिक आज़ादी है उस पर प्रतिबंध करते हैं। तो हमें चूंकि पढ़ना है भारत का फंडामेंटल राइट, भारत का मौलिक अधिकार, तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट की जो विश्व में सबसे पहले अवधारणा जो डेवलप हुई, सबसे पहले जो आया ये बात कि भाई मौलिक अधिकार किस देश में दिया गया के नागरिकों को प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले ब्रिटेन में ये फंडामेंटल राइट जो होता है यानी मौलिक अधिकार है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जो जन्म होता है वो ब्रिटेन से होता है। ब्रिटेन में 1215 ईस्वी की बात है, वहाँ के सम्राट उस समय जॉन हुआ करते थे। उन्होंने व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर के पहली बार अधिकार पत्र जारी किया, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। वो पहला अधिकार पत्र था जिसमें ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे, कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए थे। तो क्वेश्चन इससे कुछ पूछता है कि सबसे पहले मौलिक अधिकार की अवधारणा का जन्म कहाँ से होता है, तो आप ब्रिटेन बताएंगे। मैंने बहुत सारे तथ्यों को इसमें लिख रखा है कि जिससे कि जो बच्चे थोड़ा मेरी बातें एक बार में ही समझना चाहते हैं वो बोर्ड्स पे देख ले, दोबारा वीडियो उनको ना देखना पड़े। इस कार्ड से मैंने कुछ तथ्यों को यहाँ पे आसानी से लिख दिया है। तो उसमें मैग्ना कार्टा जो अधिकार पत्र है, सबसे पहले 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा के नाम से जिसे जाना जाता है, सबसे पहले ब्रिटेन में प्रतिपादित किया गया या दिया गया वहाँ की जनता के द्वारा। ये पहला एक तरह से कहिए मौलिक अधिकार था जो मौलिक अधिकार देने की शुरुआत की गई। ब्रिटेन इसका संस्थापक कंट्री के रूप में है आपका। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ब्रिटेन में ही 1688 में ही आप लोगों ने पढ़ रखा होगा गुलाबी क्रांति हुई, रक्तहीन क्रांति गुलाबी क्रांति के नाम से आप लोग जानते होंगे। गुलाबी क्रांति हुई तो उसके बाद में भी अधिकार पत्र को लेकर के यानी कि बिल ऑफ राइट्स को लेकर के एक अवधारणा का सृजन हुआ। 1689 की बात है, 88 में क्रांति होती है और 1689 में ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट पेश किया जाता है, जिसमें ये बात बताई गई है कि वहाँ के नागरिकों को क्या क्या अधिकार समय समय पर मिलने चाहिए या दिए जा रहे हैं या दिए जाएंगे, इस तरह की व्यवस्था उसमें की गई। तो समय समय पे जो शासक वर्ग आए और उन्होंने उसमें अपनी जनता को अधिकारों की एक तरह से कहिए कि उसमें वृद्धि करते गए समय समय के साथ। तो ये दूसरा आधार था जो ब्रिटेन का। इसके बाद में ये तो ब्रिटेन की आपकी बात हुई कि जहाँ पर फंडामेंटल राइट का जन्म हुआ, मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई। इसके बाद दूसरी कंट्री आती है फ्रांस। फ्रांस में भी चूंकि देखिए ये सारे कंट्री, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो फ्रांस हो, यहाँ कभी राजतंत्र हुआ करते थे। आज भी जैसे ब्रिटेन में देखेंगे आज भी राजतंत्र है, ठीक है। तो जब यह राजतंत्र है तो वहाँ का जो शासक होता है वही सर्वे सर्वा एक तरह से माना जाता था पहले के समय में। हालांकि सिस्टम बदल चुका है, अब नाम मात्र का ही ब्रिटेन का शासक, वहाँ का सम्राट नाम मात्र का ही है। जैसे ऑलरेडी हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, पार्लियामेंट की बात को मानने के लिए एक तरह से कहिए कि बाध्य की है हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं में। उसी तरह से वहाँ के जो ब्रिटेन के शासक हैं वो भी बाध्य हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट कहेगी, डिसीजन जो लेगी उसको मानने के लिए बाध्य है। तो ये तो ब्रिटेन के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इसकी बात थी। फ्रांस में भी ऐसे रहा है। फ्रांस में उस समय शासक हुआ करता था जो लुई 16वां हुआ करता था। ये बात हो रही है 1789 की। आप ध्यान रखिएगा 100 वर्ष बाद है। 1689 में ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स लाए जाते हैं। उसके 100 ईयर बाद लगभग फ्रांस में 1789 ईस्वी में फ्रांस में बिल ऑफ राइट लाए जाते हैं, जिस आधार पर वहाँ के नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए जाते हैं और इन मूलभूत अधिकारों को छीनने के दोष में लुई 16वें को फांसी की सजा दे दी जाती है, ठीक है। तो ये तो बिल ऑफ राइट्स जो है ये मौलिक अधिकार ही है। ये फ्रांस के बारे में बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं अमेरिका में। अमेरिका में भी बिल ऑफ राइट्स की बात होती है। ये आपकी बात है 1792 की ईस्वी की बात, 91-92 की बात है, यानी 91 की 1791 में ब्रिटेन में 1791 में अमेरिका में आपका जो मौलिक अधिकार है उसको देने की एक तरह से कहिए कि शुरुआत की गई और उसको मौलिक अधिकार वहाँ जो दिया गया उसे भी बिल ऑफ राइट्स के नाम से ही
जरा गया। तो अमेरिकी संविधान में संशोधन करके एक अधिकार पत्र की व्यवस्था की गई, वहाँ पर उसमें संविधान में मेंशन किया गया 1791 ईस्वी में अमेरिका के संविधान में संशोधन किया गया, उसमें बिल ऑफ राइट जोड़ा गया। यही बिल ऑफ राइट जो है आपका क्या है, वो फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है। तो पूछता है कि क्या अमेरिका के संविधान में मूल संविधान में फंडामेंटल राइट था, तो आपको यहीं से सवाल का जवाब मिल जाएगा कि फंडामेंटल राइट तो उसके मूल संविधान में नहीं था, ठीक है, बाद में उसको जोड़ा गया। ठीक है, तो ये अमेरिका के संविधान के बारे में हो गया कि अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट है वही फंडामेंटल राइट के रूप में है आपका। चलिए अब आते हैं अपने इंडिया की तरफ। ये तो आपका इतिहास हो गया कि बिल ऑफ राइट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, फंडामेंटल राइट किन कंट्रीज में क्या रहा, जो महत्वपूर्ण कंट्री है। भारत में क्या होता है कि भारत देखिए 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद में ही संविधान सभा हमारी गठित हुई और संविधान सभा के द्वारा बहुत सारी चीज़ें की गई। लेकिन उसके पहले जो हमारे प्रयास किए गए भारत में, उनके बारे में भी थोड़ा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे कि भारत में सबसे पहले अधिकारों की मांग कब की गई, जब भारत गुलाम था। तो भारत में आप जानने का प्रयास करते हैं 1895 ईस्वी में सबसे पहले एक विधेयक लाया गया है ना, संविधान विधेयक के नाम से इसे जाना जाता है। ये सबसे पहले भारत में मूल अधिकारों को लेकर के मांगा गया एक अधिकार पत्र के रूप में था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से संसद में रखा जाता है और बात मांगी जाती है। इस पे पहली मांग की गई थी, ये ध्यान रखिएगा तिथि 1895 में संविधान विधेयक के माध्यम से पहली बार भारत में अंग्रेजों से फंडामेंटल राइट की बात की जाती है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि भारत में शुरुआती दौर में कांग्रेस ही एक ऐसी इकाई थी जो सबसे बड़ी इकाई थी और उसी के माध्यम से एक तरह से कहिए कि भारत अपनी मांग को रख पाता था। कांग्रेस इतनी बड़ी इतनी मजबूत संस्था थी उस समय भारत में कि लगभग संपूर्ण भारतीयों को कांग्रेस ही माना जाता था, यानी कि जो कांग्रेस कहती थी वो ये माना जाता था कि वो पूरी भारत की यही डिमांड है। क्योंकि कांग्रेस की इतनी ज़्यादा लोकप्रियता थी कि सभी लोग, उसके अलावा कोई और दूसरी पार्टी इस रूप में नहीं थी कि जो भी इनकी अधिकारों की बात करे। तो कांग्रेस ने भी फंडामेंटल राइट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे 1917 में और 1919 में इन्होंने डिमांड की, कांग्रेस ने जो है अपने मूल अधिकारों की मांग जो है, क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछता है आपसे तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले कहाँ से आते हैं। तो सर्वप्रथम जो है 1895 में संविधान विधेयक के द्वारा मांग की जाती है पहली बार। और जो कांग्रेस हमारी है, कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों की जो डिमांड मांग की जाती है वो की जाती है 1719 ईस्वी में, 1917 और 1919 के आसपास में ये बात मांग की जाती है, डिमांड की जाती है। तथा उसके बाद में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा भी कॉमनवेल्थ सोसाइटी की स्थापना की जाती है। तो उसमें भी उन्होंने डिमांड करती हैं श्रीमती एनी बेसेंट, जो 1925 ईस्वी में इन्होंने भी इसके माध्यम से प्रयास किया कि मौलिक अधिकारों को दिया जाए। ठीक है, ये बात होती है। इसके बाद में हमारा आता है 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। तो मोतीलाल नेहरू जो कि अध्यक्षता करते हैं नेहरू रिपोर्ट की, तो मोतीलाल नेहरू ने भी इसकी डिमांड की फंडामेंटल राइट की। तो ये तथ्य कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले किस रिपोर्ट में कहा गया। तो समिति के कौन सी समिति थी जिसने की मतलब फंडामेंटल राइट की मांग की, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की जो समिति थी, है ना, तो नेहरू समिति के नाम से जानते हैं, ये अधिकारों की मांग करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो रह करके अधिवेशन हुआ करता था, उस अधिवेशनों में भी कांग्रेस ने भी फंडामेंटल राइट की मांग के लिए एक तरह से कहिए घोषणा पत्र जारी कर देते हैं अपने, ठीक है, प्रस्ताव पारित कर लेते हैं अपने उसमें। तो कांग्रेस ने क्या किया 1927 के मद्रास अधिवेशन में और 1930 के कराची अधिवेशन में, ठीक है, 1927 के मद्रास अधिवेशन में और 1930 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग को लेकर के कांग्रेस की जो बैठक होती है उसमें प्रस्ताव पारित कर देते हैं, है ना। यानी कि ये प्रस्ताव जो पारित होता है यानी कि कांग्रेस की डिमांड है, मांग मान ली जाएगी, मतलब मानने के लिए अंग्रेजों के सम्मुख रखा जाएगा। तो ये आपका कुछ ऐतिहासिक रूप में रहा जो कि आज़ादी से पहले जो डिमांड की गई थी। इसके अलावा आपको मालूम है कि 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930, 31 और 32 में लगातार। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ब्रिटेन जाते हैं, वहाँ पर डिमांड करते हैं, जब उनकी बात अपनी रखते हैं तो वहाँ पर भी वो मूल अधिकारों के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि 1900 जो अगला जो आप
अधिनियम ला रहे हैं 1919 के अधिनियम के बाद का जो आप अधिनियम ला रहे हैं, उस अधिनियम में आप मौलिक अधिकारों को मेंशन करें। लेकिन संयोग से ऐसा नहीं होता है। 1935 का अधिनियम जब आता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको फंडामेंटल राइट को वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करती है, यानी कि संविधान में उसको कोई स्थान नहीं देती है 1935 के अधिनियम में। तो ये तो कुछ रहा ऐतिहासिक बैकग्राउंड। अब आते हैं हम लोग संविधान सभा के पास। संविधान सभा के पास आते हैं तो संविधान ने कब कैसे क्या किया इसके बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जब ये तो शुरुआती दौर से मांग हो रही थी, और जब संविधान सभा का चुनाव निर्वाचन हो जाता है तो संविधान सभा भी जब संविधान का निर्माण कर रही होती है तो कुछ समितियों का गठन करती है जो कि फंडामेंटल राइट के बारे में उनको अपनी एडवाइस दें, अपनी सलाह देने के लिए एक समिति गठित की जाती है और एक उप समिति अधिक गठित की जाती है। जो समिति गठित की जाती है जो है उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, और जो उप समिति निर्धारित की जाती है और उसके JB कृपलानी साहब उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में परामर्श के लिए, मतलब यानी कि जो सरकार संविधान बन रहा था उस समय उसकी राय लेने के लिए कि भाई इस पे राय दीजिए कि फंडामेंटल राइट में क्या क्या चीजें हों, और जो अल्पसंख्यक वर्ग के हमारे भाई बहन हैं उनके अधिकारों को कैसे संरक्षित किया जाए, इस पर समिति गठित की गई। किसकी अध्यक्षता में? वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जो कि परामर्श दे रही थी किसको? संविधान निर्माण करने वाली इकाई को। ठीक है। और साथ ही साथ एक मूल अधिकारों के लिए स्पेशली मूल अधिकारों का परामर्श देने के लिए JB कृपलानी महोदय की अध्यक्षता में एक उप समिति का भी गठन किया जाता है। तो आप इससे आकलन कर सकते हैं कि संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस समय कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी, मतलब कितना उसको ध्यान में रख करके फंडामेंटल राइट को वरीयता दी गई थी। तो फंडामेंटल राइट की ये तो हमारी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। अब इसके बाद क्या होता है कि जब फंडामेंटल राइट हमारा आ जाता है, बन जाता है, मतलब यानी कि स्वीकार कर लिया जाता है, तो हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों को रख दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र था, भाग 2 में आपका नागरिकता थी, भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट है। और यकीन मानिए कि अगर जिसको फंडामेंटल राइट नहीं पता है, भारतीय संविधान अगर उसने पढ़ रखा है तो उसका पढ़ा लिखा बेकार है, कोई मतलब नहीं उस चीज का, कोई उपयोगिता नहीं है कि जो व्यक्ति के अधिकारों के संदर्भ में न जान पाए उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस नाते फंडामेंटल राइट बहुत महत्वपूर्ण आधार है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का उल्लेख किया गया है, भाग 3 में इसको स्थान दिया गया है। अब ये कितने महत्वपूर्ण हैं इन बिंदुओं पर एक एक चर्चा हम लोग आगे करते चलते हैं। और एक चीज और भी जाने इसमें से कुछ एक और भी है इसके, जैसे मूल अधिकार तो हमारे संविधान में दिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान की जो विशेषता हमारी क्वालिटी अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान की विशेषता एक प्रमुख विशेषता है, यानी फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है। इस विशेषता, लेकिन इसको संविधान में कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया है, फंडामेंटल राइट को कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। लेकिन ये मूल तत्व के रूप में है, और मूल तत्व में कहा 12 से 35 के मध्य में आपको फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। ठीक है। और भारतीय जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, में उन आधारभूत अधिकारों का समावेश किया गया है। क्या क्या आधारभूत, मतलब क्या उद्देश्य बना करके फंडामेंटल राइट जो बनाया गया है उसके पीछे का मोटिव क्या है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये प्री और मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको थोड़ा बारीकी से मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान सुन लीजिए। भारतीय मूल अधिकारों में उन आधारभूत अधिकारों का समावेश किया गया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व, बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है जब उसको स्वतंत्र महसूस हो। किसी को अगर आप कैद खाने में रख करके आप कहिए कि आप यहाँ पे आज़ादी की कल्पना करो और अपने विचारों को ओपन दृष्टिकोण से रखो, तो ये संभव नहीं है। जैसे आप बहुत छोटे थे तो आपकी बहुत सारी चीज़ों पे आपके पेरेंट्स रोक लगा के रखते थे। अभी आप बड़े हो गए हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए आप स्वतंत्र हैं अपने निर्णयों के लिए करके। जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि हमको दबाया जा रहा है, हमको सोचने
मतलब सोचने के दायरे में बांधा जा रहा है। हम फ्रीडम नहीं है, वो स्वतंत्रता नहीं है। आप जब चाहते थे तब आप घर से नहीं जा सकते थे, जब आप चाहते थे तब आप पार्टी में नहीं जा सकते थे, कहीं आ जा नहीं सकते थे। आपको हमेशा एक दबाव सा महसूस होता रहा होगा। ऐसा नहीं था कि आपके घर वाले ऐसा करना चाहते थे कि आपको गुलाम बना के रखे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक बाध्यता थी जो आपको मानसिक रूप से एक तरह से डरी हुई महसूस कराती थी। अब जब आप बड़े हो गए हैं, जॉब में आप आ चुके हैं, तब की स्थिति में आप फ्रीडम है, आप दिन में कभी भी आइए, रात में आप कभी भी जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं होता है, क्योंकि आप एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की विचारधारा अब आपको एक्सेप्ट कर ली है सोसाइटी ने और आपको प्रदान कर दी गई है कि आप कर सकते हो। उसी तरह से फंडामेंटल राइट भी है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भारतीय संविधान में प्लेस दिया गया, स्थान दिया गया है इसको, ठीक है। और यह व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये आप समझ गए होंगे मेरी बात से कि ये कितनी आवश्यक चीज है। सामान्यतः व्यक्ति के इन अधिकारों को राज्य के द्वारा भी हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो फंडामेंटल राइट भारत में दिया गया है, यह किसी भी कंडीशन में कुछ हद तक कुछ अधिकार हैं जो कि राज्य सरकार के द्वारा छीन लिए जाते हैं। अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन ये अधिकार ऐसे दिए गए हैं जो कि राज्य भी नहीं छीन सकता है। राज्य मीन्स, अब इसके बारे में बात करेंगे, राज्य के शब्द के बारे में बात करेंगे। कोई आपके अधिकारों को छीन नहीं सकता है। तो ये संविधान में हमारे व्यक्ति के इन अधिकारों को राज्य के द्वारा भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हस्तक्षेप का मतलब ये है कि हस्तक्षेप करेंगे तो छीनने की बात करेंगे ना, तो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। और जो भारतीय संविधान में जो ये फंडामेंटल राइट है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बात भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है, ठीक है। और कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो क्या कभी छीने जा सकते हैं या नहीं छीने जा सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि पहले क्या था कि आपातकाल स्थिति में हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रावधान था। अभी आप देखते हैं अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है वर्तमान समय में, कब से मैं अभी बात करूंगा उसके बारे में, कि कोई भी व्यक्ति कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंडीशन में हमारे अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती है। ये हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो किया गया, उसके द्वारा प्रावधान किया गया कि सरकार किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन का मतलब है आपातकालीन स्थिति, और आपातकालीन स्थिति में सिर्फ अनुच्छेद 352 यानी कि बाह्य आक्रमण की स्थिति में, ठीक है, बाह्य आक्रमण की स्थिति में केवल आपको फंडामेंटल राइट आपके छीने जाएंगे, लेकिन उसमें से भी अनुच्छेद 20 और 21 का आपको नहीं छीन सकती है गवर्नमेंट। ये कब सुधार किया गया, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को प्रतिबंधित कर दिया कि चाहे आपातकाल भी हो तो आप फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकते। मतलब बाकी फंडामेंटल राइट आपके छीने जाएंगे, यानी 20 और 21 फिर भी सुरक्षित आपका रहेगा, है ना। तो ये बात तो ठीक है, मतलब कौन ले सकता है कौन नहीं। लेकिन देखिए ये क्या फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं, सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट है वो नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं वो भारतीय जनता के साथ साथ भारतीय सरकार भी तो भारत की ही है। तो भारत की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे भारत में बहुत तरह की कम्युनिटी के लोग, बहुत संप्रदाय के लोग और बहुत विविधतापूर्ण लोग रहते हैं, यानी अमीर गरीब कैटेगरी के लोग रहते हैं यहाँ पर। तो कभी सरकार अगर चाहे कि किसी गरीब को कुछ सामान्य रूप से उसकी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करके उसको अमीर किया जाए, तो उस आधार पर भारत सरकार को ये चाहिए होगा कि उसके पास ऐसी कोई पावर हो कि जिस आधार पर वो उनका उत्थान कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने कुछ अनुच्छेदों को राज्य के लिए यानी सरकार के लिए उपलब्ध कराए। यानी कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट जो सरकार को मिले हुए हैं, यानी राज्य को मिले हुए हैं, और कुछ अधिकार ऐसे हैं
जो कि जनता को मिले हुए हैं। तो कौन कौन से अधिकार है? अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये 4 अनुच्छेद जो हैं वो आपको राज्य को यानी सरकार को मिले हुए हैं, जो कि एक तरह से कहिए जनता के मौलिक अधिकारों को छीनते हैं एक तरह से, है ना। जैसे संपत्ति का अधिकार आप लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट में, आपने जो पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा फंडामेंटल राइट में आप लोगों ने 7 मौलिक अधिकारों के बारे में देखा होगा। समानता है, स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये तो हमारे मूल संविधान में था, लेकिन अभी क्या हो गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब उसको 300 क में मेंशन कर दिया गया है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल मैंने आपको बता दिया। तो इस समय हमारे पास कुल टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों में जो आपके अधिकार हैं, इन्हीं अधिकारों में से सरकारों को भी अधिकार कुछ दिए गए हैं, जो कि आपके अधिकार को कुछ छीनने का कार्य करते हैं। तो ये आप बात का ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो है ये किसको प्रदान अधिकार है? ये व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकार है। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन से अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार को या राज्य को प्राप्त अधिकार है? तो अब अनुच्छेद 15(2) और अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ये आप ध्यान रखेंगे। ये जनता के विरुद्ध या व्यक्ति के विरुद्ध राज्य को या सरकार को प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो ये बात है आपकी। और सवाल पैदा होता है कि क्या फंडामेंटल राइट को कोई व्यक्ति चाहे तो वो छोड़ सकता है, मतलब परित्याग कर सकता है, त्याग कर सकता है सर अपने मौलिक अधिकार का? तो नहीं। ये कैसे पता चला, कब जानकारी हमको हुई, कब जानने में आया? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस चीज को, हाँ, तो मौलिक अधिकारों को हम कभी छीन नहीं सकते, यानी कोई परित्याग नहीं कर सकते, है ना। मौलिक अधिकारों का परित्याग कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने किस बात में, विश्वेश्वरनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर अपना फंडामेंटल राइट त्यागना चाह रहा है तो वो अपने फंडामेंटल राइट का परित्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट केवल व्यक्ति को ही नहीं देता है, वरन व्यक्तिगत हित ही नहीं, इसे लोक नीति के रूप में समाज के हित को ध्यान में रख करके समाहित किया गया है। यानी कि ये लोक नीति के रूप में समाज के हित को ध्यान में रख करके ये हमारे मौलिक अधिकार में रखा गया। एक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, अगर आप मेंस लिखेंगे तो बहुत जरूरी आपको पड़ेगा, इसमें बहुत डीपली, बहुत सीरियसली इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा कि कोई अपना मौलिक अधिकार क्यों नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति को तो प्रदान है, लेकिन उसमें जो बनाने का मोटिव है, फंडामेंटल राइट बनाने का मोटिव है, वो उसका जो उद्देश्य है वह लोक नीति के रूप में समाज के हित को ध्यान में रखते हुए संविधान में सम्मिलित किया गया है, ना कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति उसको मतलब खंडित कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का कोई परित्याग नहीं कर सकता। जैसे प्रावधानिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसमें आप क्या हो, आपको मन में आ जाए कि आप अपनी आत्महत्या कर लो, तो सरकार क्या करेगी? अगर आप बच गए तो आपको सजा दी जाएगी। तो साथ कभी कहीं ऐसी कोई गलती ना करे कोई किसी व्यक्ति को कि उस तरह की कोई अपराध, जैसे आप सब देखते होंगे, सभी लोग पानी के टंकी में अक्सर आप दिख देते होंगे कि चढ़ जाते हैं लोग और कहते हैं मैं यहाँ से कूद जाऊँगा या कूद जाऊँगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उस पर जा करके उस पर रोक करती है, और पकड़े जाते हैं तो बड़ी पिटाई होती है उनकी। तो इस नाते कोई भी व्यक्ति अपने, क्योंकि फंडामेंटल राइट का परित्याग कर रहे हैं, तो क्यों त्याग कर रहे हैं आप क्यों जान देना चाह रहे हैं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ये राइट आपको नहीं दिया है। आप संविधान में अगर किसी देश में जीते हैं तो अपने राइट को आप जानिए कि हमारे राइट क्या हैं, ठीक है, और क्या नहीं है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये नहीं जाना तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जान मेरी है मैं दूंगा, तो उस पर प्रशासन अपने क्रियाकलापों के माध्यम से उन पर रोक लगाता है, ठीक है। बहुत सारे आपने बात भी सुने होंगे बेटा, देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसी क्रिटिकल स्थिति में मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होता है जिसमें वो कोमा की स्थिति में होते हैं, पैरालाइज होते हैं, वो जी नहीं पाते, मतलब वो एक तरह से कहिए बिल्कुल हिल डुल नहीं पाते हैं। तो उस स्थिति में उनके परिवार के लोग उसकी डिमांड करते हैं कि इच्छा मृत्यु उनको दी जाए, यानी कि वही फंडामेंटल राइट छीनने की बात होती है। तो उस पर गवर्नमेंट अलाउ अपने विवेक के हिसाब से फिर कर पाती है, और मोस्टली ये देती नहीं है परमिशन किसी को
कि इस कंडीशन में भी अब सोचिए कि जो व्यक्ति वर्षों से वेंटिलेटर पे है, वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसको भी अपने जान को मतलब यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीनने का अधिकार नहीं प्राप्त है। सरकार उसको मोस्टली देती नहीं है। बहुत ही क्रिटिकल स्थिति हो तो शायद कहीं सरकार उसको परमिशन दे, अन्यथा की स्थिति में नहीं मिलता। तो आप समझ सकते हैं कि आप यानी कि मौलिक अधिकार का परित्याग नहीं किया जा सकता। चलिए आगे आके देखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। ये तो आपका हो गया फंडामेंटल की राइट के बारे में भारतीय संविधान में और अन्य देशों में कहाँ से इसका जन्म हुआ, कैसे इसका विकास हुआ। अब हम लोग भारतीय फंडामेंटल राइट के बारे में आते हैं। भारतीय संविधान के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 12 पे से लेकर के 35 के बारे में जानते हैं। एक एक को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। इसमें आप जान लीजिए कि हमारा जो फंडामेंटल राइट शुरू होता है एक्चुअल में, वो सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट हमारा है समानता का अधिकार है। मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत सीधे से सुनिए। कल अगला जो वीडियो हमारा होगा उस वीडियो में हम लोग इसके पे विशद चर्चा करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। फिर भी आप जाने हैं कि हमें क्या क्या करना है और कौन कौन से एक एक आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। पहला अनुच्छेद जो हमारा जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है वो समानता का अधिकार है, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होता है? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के मध्य में चलता है। ठीक है, 14 से 18। उसके बाद आपकी स्वतंत्रता शुरू होती है जो कि आपकी 19 से लेकर 22 तक चलती है। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि 23 और 24 में आपको है। फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता आपकी आती है जो 25 से 28 के मध्य में है। फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आपके आते हैं जो कि आपके 29 और 30 में है। और 31 में आपका संपत्ति का अधिकार था जो कि निरसित कर दिया गया है। और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है आपको। तो ये तो आपके फंडामेंटल राइट के संदर्भ में कुछ बातें थी। तो आज अभी हम लोग, चूंकि मैंने कहा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य में आपको मिलता है, और यहाँ पर लेकिन स्टार्टिंग होती है अनुच्छेद 12 से 13 के मध्य में, मतलब अनुच्छेद 12 से शुरू होता है, 12 से लेकर 35 के मध्य में होता है। तो अनुच्छेद 12 और 13 में क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट का गुण है। आप इसको समझने का प्रयास करें। देखिए कहता है इसमें अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 कहता है कि इसमें डिफिनीशन दी गई है राज्य। अब राज्य की डिफिनीशन देने का इसमें क्या मोटिव है, क्या मकसद है? मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट दो लोगों को प्राप्त है, एक तो जनता को प्राप्त है और दूसरा सरकार को प्राप्त है। अब सरकार मतलब क्या हो गया? जो राज्य सरकार है, यानी राज्य मतलब चाहे वो स्टेट में आप कहिए चाहे कंट्री में, कंट्री पॉलिटी में कंट्री को भी स्टेट ही कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। तो आप राज्य से कंट्री ही समझ सकते हैं और स्टेट भी समझिए, दोनों को लिए राज्य शब्द ही यूज होता है। तो यहाँ पर जो राज्य शब्द है वो गवर्नमेंट के लिए है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और साथ ही साथ पार्लियामेंट भी इसमें ऐड है, चाहे सेंट्रल पार्लियामेंट चाहे स्टेट पार्लियामेंट ऐड है। तो ये जो राज्य सरकार है इसके फंडामेंटल राइट और जनता के फंडामेंटल राइट। तो राज्य की डिफिनीशन दी गई है इसमें कि राज्य की परिभाषा में आता कौन है, राज्य है क्या? तो राज्य में तीन बातें बताई गई हैं। राज्य के क्राइटेरिया में तीन लोग आते हैं। एक तो आता है पहला जो कि आती है सरकार और संसद, यानी कि केंद्रीय पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, और प्लस गवर्नमेंट। ये तो आपकी पहली आपकी राज्य के अंतर्गत पहली इकाई है। दूसरी इकाई के रूप में रखा गया है राज्य सरकारें। बहुत सारे स्टेट आपके पास है तो स्टेट में बहुत सारी सरकारें होंगी और उनके विधानमंडल। ठीक है। देन तीसरी इकाई आपकी आती है सभी स्थानीय प्राधिकरण एवं अन्य प्राधिकरण। तीन इकाई मैंने बताई, बहुत गंभीरता से इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली मैंने बताई कि केंद्रीय सरकार और प्लस केंद्रीय विधानमंडल यानी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, यह भी राज्य है। राज्यों की सरकारें और प्लस राज्यों के विधानमंडल, ये दूसरा आपका हो गया राज्य के दायरे के अंतर्गत। और तीसरा में होगा कि सभी प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जितने भी प्राधिकरण हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल जिसे कहा जाता है, आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल कभी करेंगे तब इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये सभी क्या है? राज्य। यानी कि
अभी आपको मैंने बताया कि अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ये किसे प्राप्त है? राज्य को प्राप्त है। और राज्य को जो प्राप्त है वो किसके लिए? बाकी लोगों के अधिकारों को जरूरत पड़ने पर छीनने के लिए। तो राज्य कौन है? समझ में आ गया होगा, केंद्रीय विधानमंडल और प्लस केंद्रीय सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार और तमाम सारे प्राधिकरण। और कुछ प्राधिकरण ऐसे जो होंगे जो कि इसके अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत नहीं आते, वो एक अलग विषय है, लेकिन आप समझने के लिए इसको समझिए। यानी यह राज्य जो है यह आपके राइट को छीनेगी, यही बताया गया अनुच्छेद 12 में। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आर्टिकल 12 मेरे ख्याल से समझ में आई होगी बात आपको। तो अनुच्छेद 12 ये कहता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनराविलोकन की बात करता है। न्यायिक पुनराविलोकन क्या है? न्यायिक पुनराविलोकन वह है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि राज्य द्वारा, राज्य की डिफिनेशन में भी मैंने बताया कि केंद्रीय विधानमंडल और केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार और प्राधिकरण बताया मैंने। तो न्यायिक पुनराविलोकन का सेंस है कि ये जो राज्य है यानी कि राज्य की जो सरकारें हैं, कोई ऐसा राइट न बनाए कि जिससे फंडामेंटल राइट आपका छीन रहा हो। समझ रहे हैं? अगर ऐसा कोई राइट बना दिया गया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो कुछ शक्तियां दी गई हैं न्यायपालिका को जिनके माध्यम से वो उन कानूनों को जो फंडामेंटल राइट पे वायलेंस कर रहे हैं उसको समाप्त कर देगा। तो हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के माध्यम से न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्रदान की गई है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बना रही है जो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को छीन रहा है, तो अनुच्छेद 226 के माध्यम से, अनुच्छेद 226 के माध्यम से उसको क्या कर लेगी? ध्वस्त कर देगी, समाप्त कर देगी। ठीक है? या उसको जितना उसका भाग वायलेंस कर रहा है फंडामेंटल राइट पे, उतने भाग को शून्य घोषित कर देगी। समझ गए होंगे आप लोग? दूसरी पावर मिली है कि अगर केंद्र सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया जिसके तहत व्यक्ति के फंडामेंटल राइट प्रभावित हो रहे हैं, मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो अनुच्छेद 32 के माध्यम से ये उन पर, उन कानूनों को पूरी तरह से अगर पूरा प्रभाव डाल रहे हैं, पूरी तरह से वो मतलब असंवैधानिक दृष्टिकोण से हैं, दृष्टिकोण दिखा रहे हैं, तो उनको समाप्त कर देगी। या आंशिक रूप से जितना हिस्सा मौलिक अधिकारों को का दमन कर रहा है उसको समाप्त कर रही है। ये है न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत। तो अनुच्छेद 13 में अगर एक्चुअल में अगर हम कहें तो इसे न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको दूसरे शब्दों में अगर हम समझे तो ऐसा भी कहा जाता है न्याय का पुनः अवलोकन करना। तो कभी कभी क्या होता है कि हाई कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो भी इसी क्राइटेरिया के द्वारा आता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों को परिवर्तित कर देते हैं। तो न्यायिक पुनराविलोकन के अंतर्गत वो भी आता है। इसे ही इसमें अगर आप देखेंगे तो ये तो यहाँ पे अवधारणा इसकी आती है, लेकिन साथ ही साथ देखेंगे तो आर्टिकल जो 13 है इसमें दो भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 और भाग 2 का क्या मतलब है? भाग 1 में जो दिया गया है कि जब हमारा संविधान जो बन के पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, इसके पहले के कोई रीति रिवाज, कोई परंपराएं, कोई ऐसे कानून हैं कि जो कि हमारे फंडामेंटल राइट पर क्या कर रहे हैं? अतिक्रमण कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट पे, तो हम लोग क्या करेंगे? वो उसको भी क्या कर देगी सरकार? ध्वस्त कर देगी, समाप्त कर देगी। सॉरी, सरकार नहीं, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर क्या करते हैं, कोई ऐसा संविधान के पहले का जो कानून है हमारे, जैसे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। दो तरह के कानून, एक तो संविधान लगने से बनने से पूर्व और एक संविधान बनने के बाद। तो अनुच्छेद 13(1) में संविधान से बनने के पूर्व के रीति रिवाज, परंपराएं या कानून हैं जो कि अगर फंडामेंटल राइट पे वायलेंस कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उनको भी मतलब क्या है, कोर्ट, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के माध्यम से उसको समाप्त कर सकती है। और अगर
कुछ ऐसे कोई कानून संविधान लागू होने के बाद से कुछ ऐसा कानून बन गया है जो फंडामेंटल राइट को अधिकृत कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के माध्यम से हाई कोर्ट उसको समाप्त कर सकती। तो यही दो बातें बताई गई अनुच्छेद 13(1) में और 13(2) में। यहाँ मैंने इसको मेंशन किया, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि संविधान पूर्व विधियां यानी कि संविधान के बनने से पहले के कानून। दूसरा है संविधान बनने के बाद के बारे में बताया गया है। तो ये चीजें, इसी को ही आच्छादन या पृथक्करणीयता या इसे कहेंगे अधित्याग का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछेगा कि निम्न में से किसे आप आच्छादन का सिद्धांत का प्रतिपादन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 13 आप बताएंगे उसमें से। इस बात को आप ध्यान से रखिएगा दिमाग में अपने, आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करणीयता या अधित्याग का सिद्धांत, तीनों की बातें एक ही हैं, सभी के एक ही नाम है, वो परिवर्तित किए गए हैं। तो आज आप लोगों ने जाना अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में और फंडामेंटल राइट क्या है इसके बारे में आपने जाना। इसमें आई होप आप लोग उसको समझे होंगे। और इसके आगे के क्रम में अगर ये आप नहीं समझते, अनुच्छेद 12 और 13 नहीं समझते, तो बाकी के अनुच्छेद को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती कि किस तरह से अधिकारों को छीन लिया जा रहा है, फंडामेंटल राइट को कौन छीन रहा है। तो ये अनुच्छेद 12 में जो राज्य बताया गया ना, वो राज्य ही छीनेगा उनके अधिकारों को। और राज्य मतलब आप समझ में आए ना, 3 इकाइयां मैंने बताई, एक जो ट्रिब्यूनल्स हैं और इसके अलावा आपको मैंने केंद्रीय विधानमंडल मैंने बताया और केंद्र सरकार बताई, फिर राज्य विधानमंडल राज्य सरकारें बताई मैंने आपको। तो ये 3 ऐसे हैं जो राज्य जो आपके फंडामेंटल राइट को छीनते हैं, ये अनुच्छेद 12 में आपको बताया गया। और अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई। इसमें 2 तरह के अनुच्छेद 13(1) और 13(2) है। अनुच्छेद 13(1) में संविधान के पूर्व जो कोई कानून है, कोई रीति रिवाज, कोई परंपराएं हैं जो फंडामेंटल राइट को छीनती हैं, तो उनको जैसे पहले बलि प्रथा के बारे में आप जान लीजिए, जैसे बलि देते थे लोगों की, तो वो क्या है, वो विधि के मतलब जब संविधान लागू हुआ था उसके पहले की परंपरा थी, तो वो आज देखिए बैन है, प्रतिबंधित है, उसको रोक दिया गया है। अगर ऐसा कोई संविधान बन गया है आज़ादी के बाद से, संविधान लागू होने के बाद से कोई संविधान ऐसा बन गया वो अनुच्छेद की जो कि मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, तो उसको भी न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के माध्यम से उसको न्यायिक पुनरावलोकन उस पर कर सकती है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो कोई अगर कानून बना रही है, जैसे राज्य सरकार कोई कानून बना रही है या आप कहिए केंद्र सरकार कोई कानून बना रही है जिसमें फंडामेंटल राइट इफेक्टिव हो रहा है, तो मैंने वही बताया कि सरकार न्यायिक पुनरावलोकन की बात करेगा कोर्ट, और कोर्ट उसको उसके आंशिक भाग को या पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है तो पूर्ण रूप से भाग को उसको समाप्त कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा ये वीडियो। आगे के क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट डे वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में हम लोग देखेंगे समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। धन्यवाद।